3 मार्च 2023 का CGL 2022 का मेंस का पेपर देख रहे हैं मैथमेटिक्स का। लास्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन बाकी है जो इस शिफ्ट के एंड में मैं आपको करा दूंगा, और इस शिफ्ट का एंड का क्वेश्चन आपको खुद को करना होगा। ये क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 25,000 की राशि है जो 3 साल बाद 12% के एनुअल इंटरेस्ट से CI की तर्ज पर इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल सी बात ये पूछ रहा है, चक्रवर्ती कितना होता है 25,000 का। तो नॉर्मली क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूला तो ये है कि P 1 + के R/100 की पावर T। तो ये आपका CI का फॉर्मूला है। तो आप चाहो तो यहाँ से लगा सकते हो, कोई इसमें हाफ ईयरली नहीं बोला है, सिंपल आपको करना है। नहीं तो आप और भी अच्छे मेथड से कर सकते हो। 25,000 का आप 3 बार निकालना है, 3 साल 12%। तो 12% निकाल लो इसका। 12% कितना हो गया 1 साल के लिए, तो 12×5 = 60, 12×2 = और 3,000 हो गया। नेक्स्ट इसमें 12% अगेन निकाल लो सेकेंड ईयर के लिए, तो कितना हो गया 360 हो गया। नेक्स्ट इसमें 12% और निकाल लो लास्ट ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, तो कितना हो गया 12×6 = 72, 7 12×3 = 43.2। अब इसमें ×3 × 3 × 1। अब देखो लास्ट में 0.2 तो आ ही रहा है, तो इसमें 0.2 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल यही एक आंसर हो गया। कैलकुलेट करने की नीड नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको कैलकुलेट करने की नीड होगी नहीं कभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है कि इसमें हमें कैलकुलेट करके इसको इजी करना है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट में सबसे पहले डिवाइड सॉल्व हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12। 24 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। तो ये कितना आ गया 12 आ गया सॉल्व होकर। अब इक्वेशन क्या बन गई 73 माइनस के ब्रैकेट के अंदर 90 डिवाइड बाई 5 इंटू, अब ब्रैकेट में 12 है, डिवाइड बाई 3 है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पर, ये वाला मजला वाला मिड ब्रैकेट बोलते इसको। तो इसके बाद क्या है यहाँ पर हम देखेंगे, तो 3 से डिवाइड पहले होगा। बॉड मास के रूल में BODMAS सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ऑफ का सिस्टम तो है नहीं, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद तो कुछ खास मिला नहीं, तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड होने के बाद क्या आ गया 4 आ गया। इसके बाद सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अगेन दे रखा है मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, देन अगेन आ गया यहाँ पर डिवाइड। तो कितना आ गया डिवाइड करने के बाद 18, 18 × 4 कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 72, 76 - 72 कितना हो गया 4। इन क्वेश्चन में अगर आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया या पहले डिवाइड करना था उसकी जगह पहले प्लस कर दिया, तो ये क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाएगा। इसके बाद और वो ऑप्शन में दिखेगा भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको पूछा है मीडियन पूछा था। तो मीडियन क्वेश्चन में पूछने के लिए या फिर करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑर्डर में डालना पड़ेगा इसको, या तो असेंडिंग में डालो या डिसेंडिंग में डालो, आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा। तो सबसे छोटा मान क्या है इसमें 25, देन उसके बाद 27, देन उसके बाद 29, देन उसके बाद 32, देन उसके बाद 35, 33 एंड 30 भी यहाँ पर 30, देन 32, देन 33 एंड 35। अब एक बार काउंट करके देख लो, 3 और 3 6 और 1 7, तो यहाँ पर 3 और 3 6 और 1 7 संख्या हो गई। ये हो गया एक असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा, आप चाहे जैसा कर लो, बट एक ऑर्डर में लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मीडियन को पता कर सको। ये मीडियन की परफेक्ट कंडीशन है। अब देखो 3 इधर से गए, 3 इधर से गए, बीच में नंबर कौन सा बच गया 30, तो 30 ही इसका क्या है मीडियन है। सेम चीज़ यहाँ पर 3 इधर से गए, 3 इधर से गए, बीच में क्या बच गया 30। अब ये तो हो गया मीडियन। इनके हिसाब से मोड पूछता, मोड का मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सबकी फ्रिक्वेंसी क्या है सेम है, इंडिविजुअल सीरीज़ है, तो इस कंडीशन में मोड जो है वो अनडिफाइंड होता है। मोड को हम कांट डिटरमाइन कह सकते थे। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए आपके पास तो आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4, ये बोल रहा है किस संख्या से विभाज्य है। यहाँ पर लास्ट में 2918,245, देखो लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 है ना, तो सिंपल सी बात है 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो 2 से जितनी भी मल्टीप्लाई है उनसे भी डिवाइड नहीं होगा। तो एक इसमें डिवाइडर है क्या 12, 12 क्या है 2 × 6,
तो जब ये संख्या लास्ट में 5 दे रही है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो इसका मतलब 12 से भी डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें 3 और 9 के लिए एक सेम कंडीशन जाती है कि अगर सबका टोटल 3 से डिवाइड है तो वो 3 से डिवाइड होगी संख्या, और सबका टोटल 9 से डिवाइड है तो 9 से डिवाइड होगी संख्या। तो यहाँ पर टोटल करके देखोगे तो 9 और 2 11, 11 और 9 कितना हो गए 20, 20 एंड 9 कितने हो गए 31, 20 एंड 9 कितने हो गए 29 एंड 2 कितने हो गए 31। अब देखो 31 में 3 का डिवाइड नहीं जा सकता, तो 9 का क्या जाएगा, तो इसका आंसर ना तो 3 होगा ना 9 होगा, एक ही बच गया 11, तो 11 इसका क्या हो जाएगा आंसर। और 11 के लिए कंडीशन क्या होती है कि अल्टरनेट संख्याओं को टोटल कर लो, देन उसमें से जो रेस्ट संख्या बच गई हैं उनको क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर आपका जो डिवाइड है वो 11 से जाना चाहिए। जैसे कि 2 और 1 3, 3 और 2 क्या 5, 5 और 5 कितने हो गए 10, रेस्ट बच गई 9 और 8 कितना 17 एंड 4 कितना हो गए, ये हो गए 21। तो 21, अब दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है ये मैटर नहीं कर रहा है कि पहले में से दूसरा घटा रहे हो दूसरे में से पहला घटा रहे हो, दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है मोड के साथ उसका डिवाइडेशन, उसका जो है 11 से डिवाइड करने पर वो कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो 11 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, एक बार जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। बट आप इसको और भी सिंपल तरीके से कर सकते हो जो मैंने आपको पहले बताया एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई माल 3 व्यापारियों के हाथों से क्रमिक रूप से गुजरता है, उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य से 30% के लाभ पर बेचता है। देखो एक ये व्यापारी है, एक ये व्यापारी है, एक ये व्यापारी है, तो यहाँ पर कोई ना कोई कॉस्ट रही होगी 100 रुपीज़। ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य के 30% लाभ पर बेचता है। अब देखो आप इस तरीके से कर सकते हो कि इसके लिए कॉस्ट प्राइस और ये हो गई सेल प्राइस। तो यहाँ पर आप मान लो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या रही होगी 100 रुपीज़ रही होगी, तो जब 30% लाभ पर बेचा तो इसने 130 पर सेल किया होगा, जो कि इसके लिए क्या रही होगी कॉस्ट प्राइस रही होगी। अब इसने सेम चीज़ यहाँ पर 30% के प्रॉफिट पर बोला है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो कि जब इस 130 का 30% निकालोगे तो कितना हो गया 39 रुपीज़ हो गया, तो 169 क्या हो रहा होगा इसका सेल प्राइस रहा होगा। इसका क्या रहा होगा वो चीज़ इसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी, क्योंकि जो इसकी सेल प्राइस है वो इसने सेल बी ने सेल किया है सी को 169 रुपीज़ पर, तो सी के लिए कॉस्ट प्राइस 169 हो गई। तो सी के लिए जो है अब सेल प्राइस क्या होगी 169 इंटू 130 अपॉन में 100, 30% का प्रॉफिट है ना, तो 130% पर ये बेच रहा है, तो 130% इसका निकालेंगे तो वो इसकी क्या हो जाएगी सेल प्राइस हो जाएगी। अब देखो ये इसकी सेल प्राइस आएगी किसकी सी की। अब इस क्वेश्चन में बोला है इसने कि यदि अंतिम व्यापारी ने माल को 300 रुपये में बेचा तो पहले व्यापारी ने इसे कितने में खरीदा। सिंपल सी बात, आपसे यहाँ पर इसकी वैल्यू 300 देकर आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो ये पूरा जो है पूरा सिस्टम जो है उसका क्या है एक ही कैटेगरी है उसकी, सिंपल सी, यह सब एक ही कैटेगरी में। यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू 300 दे दी, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे कि 169 इंटू 130 अपॉन में 100 की वैल्यू कितनी रखी है आपको, इधर की 300, तो एक की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो इस पूरे को डिवाइड करोगे नीचे 169 इंटू 130 और 100 चला जाएगा ऊपर। इसके साथ आपसे पूछा जाए 100 की वैल्यू कितनी है तो गुणा कर दो 100 का, ये आपका सिंपल सोबर आंसर होगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, 0 0 एक ही जीरो चली जाएगी इससे, एंड इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 3000000 अपॉन में 13 इंटू 13 तो ये सॉल्यूशन है इसका। इस क्वेश्चन को अब 13 का मतलब ये है कि आप 13 इंटू 17 कर रहे हो तो लगभग 220 समथिंग, एटलीस्ट 220। तो 220 में क्या हो जाएगा, 220 से डिवाइड करोगे तो लगभग 1 टाइम्स जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बहुत ही नियर है, तो अच्छा यही है कि इसमें इन दोनों को आपस में गुणा करके एग्जैक्ट इस संख्या से गुणा कर लो आप परफेक्टली, क्योंकि ये तो आपको पता लग गया कि इसका मल्टीपल लगभग 220 आ रहा है। जब 300 में डिवाइड करेंगे तो लगभग 1 टाइम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब अच्छा तरीका ये है कि आप इन तीनों को गुणा करके एग्जैक्ट आप इनमें से किसी एक संख्या से गुणा कर लो, या तो इससे गुणा कर लो या इससे गुणा कर लो, जो 300 के नियर बाई जिससे आएगा वही आपका आंसर होगा। इन क्वेश्चन को करने का तरीका बेसिकली यही होता है, कोई इसमें महान मेथड नहीं लगना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, एक टैंक
से दो इनलेट ए और बी जुड़े हैं। इनलेट और आउटलेट का मतलब तो आपको पता होगा। इनलेट वो है जब टैंक में हम पानी भरते हैं, तो पानी भरने के लिए जो नल काम में लेते हैं टैंक में, उसको बोलते हैं इनलेट पाइप। और आउटलेट क्या है, जो टैंक से बाहर पानी छोड़ते हैं, उस नल को हम यूज करते हैं तब आउटलेट बोलते हैं। तो इसने बोला है कि ए और बी जो हैं वो क्रमशः 32 एंड 28 आवर ले रहे हैं पानी को फिल करने में, टैंक को फिल करने में। यदि दोनों पाइप को ए से शुरू करते हैं और बारी बारी 1 घंटे के लिए खोलते हैं, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। निकटतम पूर्णांक दे रखा है क्योंकि पॉइंटों में भी आने की संभावना रही होगी। सबसे बढ़िया तरीका है कि एलसीएम ले लो, ताकि ये पता लग जाए कि टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है। अब तो 32 एंड 28, इसको अगर थोड़ा सा फैक्टराइज करें तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और 8 चौक 32, तो 7 गुणा 8 गुणा 4 ये आ जाएगा इसका। अब इसमें ये तो हो गया टाइम इन डेज और हावर्स, डजंट मैटर। अब इसके बाद हम लेंगे कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, देखो कैपेसिटी का सबसे सिंपल रूल है जो हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क को। तो इन दोनों का मल्टीपल जो है वो एलसीएम के बराबर होना चाहिए, और इन दोनों का मल्टीपल भी कैसा होना चाहिए, एलसीएम के बराबर होना चाहिए। सिंपल सी बात है। और जैसे टाइम एंड कैपेसिटी का मल्टीपल ऑफ ए एंड टाइम एंड कैपेसिटी मल्टीपल ऑफ बी बोथ आर कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही एलसीएम के बराबर हैं। तो यहाँ पर हम 32 से डिवाइड करेंगे इसका, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। इसको 28 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, और कितनी बार जाएगा ये, 8 बार। ओके, तो ये हमें पता लग गया कि इसकी कैपेसिटी क्या है, 7 है, इसकी कैपेसिटी क्या है, 8 है। मतलब ये है कि एक टाइम में अगर बात करें, सिंगल टाइम में, सिंगल हार में, तो ये 8 काम कर सकता है और ये 7 काम कर सकता है। अब यहाँ पर स्टार्ट किया है इसने, ए से शुरू किया है। देखो टोटल काम कितना है, 7 चौक 28, 7 2 56, 112 और 224 टोटल काम है। ये आपको पता लग रहा है यहाँ से, ये पता लग रहा है क्योंकि हमने एलसीएम निकाला है। मैंने बोला था टोटल काम पता लग जाएगा तो काम इजी हो जाएगा। अब तो एक दिन में कितना काम कर सकता है, एक 7 काम कर सकता है। दूसरे हार में कितना, कौन काम कर रहा है, बी कर रहा है। फिर देन थर्ड आवर में कौन कर रहा है, ए कर रहा है। फोर्थ आवर में कौन कर रहा है, बी कर रहा है। इस तरह से चलता जा रहा है। और कब तक चलेगा, जब तक कि टोटल जो है वो 2 to 4 ना हो जाए। तो ये पूछ रहा है कि कितने घंटे लग जाएंगे। अब देखो यहाँ का टोटल कितना है, इन 2 घंटों का टोटल है कितना, 15। एक नॉर्मल तरीके से देखोगे तो 2 घंटे का टोटल काम कितना हो रहा है, 15 काम हो रहा है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखे हैं आपको, और यहाँ आपको जो क्वेश्चन में जो टोटल आपको दे रखा है उसमें एक सिमिलरिटी आपको दिखेगी कि ये 15 का क्या है, स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर मतलब कि लगभग 14 तो टाइम्स पूरा जा रहा है, प्लस के समथिंग समथिंग कुछ और जा रहा है। अगर 15 से डिवाइड करूँ तो मैं, तो 15 हार के कितने पेयर बन सकते हैं, 15 के कितने पेयर बन सकते हैं 15 काम के, तो वो आप देखोगे कि 14 पेयर तो आराम से बन जाएंगे। 14 पेयर आराम से बन जाएंगे। 14 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15 15 225, 210 काम तो आप इजीली कर लोगे 28 घंटे में। कैसे करोगे, जब 15 काम कर लेते हो आप 2 घंटे में, ओके, तो 210 काम कर लोगे 28 घंटे में। सिंपल सा 14 पेयर बनेंगे, 28 घंटे में 210 काम हो जाएगा। अब जब 210 काम हो गया तो इसके बाद नंबर किसका आएगा, ए का आएगा। तो प्लस के 7 कर दो तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा। कितना हो गया, 29 आवर। इसके बाद ये कितना हो गया, 217। इसके बाद कितना बच गया आपके यहाँ पर, 7 बच गए। तो नेक्स्ट जो 7 आ रहा है वो कौन करेगा, बी करेगा अगले कुछ मिनटों में या फिर घंटे में। लेकिन इसने पूछा है निकटतम पूर्णांक, तो 28, 29 एंड 30। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और एक और तरीका, यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि निकटतम पूर्णांक पूछा है। तो निकटतम पूर्णांक में आप ये देखोगे कि 2 to 4 मुझे काम कराना है। 15 काम 2 घंटे में होता है। 15 काम जो है, 15 वर्क जो है वो आप कितने घंटे में कर पाते हो, 2 घंटे में कर पाते हो। तो एक वर्क 2/15 घंटे में कर पाओगे। तो 2 to 4 वर्क कितने घंटे में कर पाओगे, तो डिवाइड करोगे, अप्रोक्सीमेट 15 बार जाएगा और 15 दूनी 30 में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7। एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश के प्राप्तांकों का अनुपात, राजेश, राकेश एंड रमेश के प्राप्तांकों का अनुपात कितना है, 2 4 9 है। राजेश ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए हैं। देखो ये अंकों का अनुपात है जो उसके अंक प्राप्त हुए हैं। राजेश ने 30% अंक प्राप्त किए थे जो कि इसके अनुपात में 2x के बराबर है।
मान लो आप इसके 2x नंबर है, इसके 4x है, इसके 9x है, तो ये 30% x जो मार्क्स हैं इसके वो 2x के बराबर है। तो ये कह रहा है राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे मान के चलते हो 30 अंक हैं, तो आप ऐसे मान के चलते हो कि 2x की वैल्यू 30 है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ओके, सिंपल सी बात है, जब 2x की वैल्यू 30 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो राकेश और रमेश के टोटल प्राप्तांक पूछे इसने, जब x की वैल्यू 15 है तो 15 चौका 60 और 15 नमा 135 क्या हो जाएगा, राकेश और रमेश के जो है प्राप्तांक हो जाएंगे। ये इसका सिंपल सा क्वेश्चन था। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर 30 दिया है राजेश का और 60 राकेश का और रमेश का 135, इन तीनों का अनुपात लेते ना, तो इन तीनों का अनुपात कितना आता, 2 4 9 आता, और वही आपका क्या क्वेश्चन में दे रखा है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपसे एलसीएम पूछा है दो इक्वेशंस का। एक इक्वेशन है x² माइनस के 8x और प्लस के 15, और एक इक्वेशन है आपकी x² माइनस के 5x प्लस के 6। देखो अगर आप इसके फैक्टर कर लेते हो तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। फैक्टर कैसे होंगे, x², अब इसका फैक्टर करोगे 5 और 3, माइनस के 5x माइनस के 3x प्लस के 15। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस के 5 कॉमन आ जाएगा और x माइनस के 3 कॉमन आ जाएगा। सेम इसके फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 6 इक्वल टू x माइनस के 3 एक फैक्टर हो जाएगा और x माइनस के 2 एक फैक्टर हो जाएगा। अब देखो एलसीएम का सबसे बेसिक रूल ये होता है कि अगर जैसे हमें 6 और 15 का एलसीएम लेना है तो इसके फैक्टर हुए 3 दूनी 6 और ये हुआ 3 पंजे 15। तो हमें एलसीएम एक सबसे छोटी ऐसी संख्या होती है जिसमें आप 6 और 15 का डिवाइड कर सको इजीली। तो अगर मैं इन दोनों में से कॉमन वाला फैक्टर तो निकालूँ 3 और 5 और 2, ये एक ऐसे कॉमन फैक्टर है, जैसे 3 तो लेना जरूरी है, 3 दोनों में कॉमन है, जो कॉमन आया उसमें से एक ले लो, बाकी रिमेन जो है वो लिख दो। तो 3 पंजे 15 दूनी 30 एक ऐसा लीस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, मल्टीपल हो गया, जिसमें आप 6 का भी डिवाइड कर सकते हो 15 का भी कर सकते हो। इससे छोटा कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है 6 और 15 के लिए। सेम चीज़ यहाँ पर कि कॉमन कौन सा है इसमें से, x माइनस के 3 कॉमन है एक, तो ये एलसीएम निकाल रहे हैं हम, और इसके बाद बचा जो है वो आप सेम ऐसे कैसा लिख दो, x माइनस के 5। आपको मल्टीप्लाई करने की भी नीड नहीं है, सिंपल सा आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 किलो चावल का मूल्य आपको दे रखा है 180 रुपीज़। 3 kg जो राइस हैं उनका आपको मूल्य दे रखा है कितना, 180 रुपीज़। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपसे 8 किलो चावल उनका और 5 किलो दाल के मूल्य के बराबर है। ये कह रहा है 8 किलो राइस जो हैं वो 5 किलो पीस के बराबर हैं, दाल के बराबर है, ठीक है। इसके बाद इसने बोला 15 किलो जो दाल है, 15 किलो दाल उसका मूल्य 2 किलो टी के बराबर है। इसके बाद इसने बोला कि 3 किलो टी का मूल्य जो है वो 6 किलो अखरोट के बराबर है। अब देखो इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब उसने ऐसा दिया है तो कहीं ना कहीं वो अखरोट वगैरह की वैल्यू पूछ रहा है, और पूछ रहा है तो इसको निकालने के लिए आपको स्टेप 1 से चलना पड़ेगा। 8 किलो राइस 5 किलो चावल के बराबर है। देखो 8 किलो राइस 5 किलो चावल के बराबर है, हमें चाहिए 15 किलो किसके, सॉरी 8 किलो राइस 5 किलो दाल के बराबर है, तो हमें 15 किलो दाल का चाहिए। तो यहाँ पर अगर 3 से गुणा करेंगे इस इक्वेशन में, तो 3 से गुणा करने पर क्या आएगा, यहाँ पर 8 या 24 किलो राइस, हमें पता लगेगा 24 किलो राइस जो है वो 15 किलो दाल के बराबर होगी। सिंपल सी बात है। इसने बोला कि 2 किलो चाय 15 किलो दाल के बराबर है, तो 3 किलो चाय का निकाल लो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम ऐसा करते हैं कि 3 किलो चाय 6 किलो अखरोट के बराबर है, तो यही कर लेते हैं सेम। यहाँ पर 2 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से डिवाइड करोगे 15/2 किलोग्राम दाल इंटू 3 बराबर के ये क्या हो गई 3 किलो टी।
ओके, ये 3 किलो टी की वैल्यू आ गई, और यही क्या है, यही 6 किलो अखरोट की वैल्यू है। यही क्या है, 6 किलो अखरोट की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 15×45/2। यहाँ पर आपको क्या कैसे इस पूरी क्वेश्चन में 3/2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12×36 किलो राइस हो गई, और ये सेम इक्वेशन आ गई। और इस पूरी की वैल्यू क्या है, 6 किलो अखरोट है। 6 किलो अखरोट, बस 6 से 6 काट दो, कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया। तो बेसिकली 6 किलो राइस की जो वैल्यू है, 6 किलो राइस का जो मूल्य है वो 1 किलो अखरोट के बराबर है। इसने 10 किलो अखरोट की पूछी है, तो इसका मतलब हमें 60 किलो राइस का बताना है। और 1 किलो राइस यहाँ पर बोला है कि 1 किलो राइस कितने रुपए का है, 60 रुपीज़ पर केजी है। तो 60 किलो कितने होंगे, छकनक 36, कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है, जब 1 किलो राइस की कीमत कितनी है, 60 रुपये, तो 60 किलो राइस की कीमत कितनी हो जाएगी, 3600 रुपये, क्योंकि वो 10 किलो अखरोट की कीमत है। और आपसे वही पूछिए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि समबहुभुज का बहिष्कोण 18 डिग्री है, तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। देखो, इस क्वेश्चन में आपको कुछ फॉर्मूले पता होने ज़रूरी हैं, जैसे कि आपको इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है कि सिंगल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n। एक इसके साथ आपको विकर्णों की संख्या का पता होना चाहिए कि जो डायगोनल्स हैं वो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-3 इंटू n/2, ये डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है। इसके साथ एक समझने वाली बात है जो आप एक बार समझ लोगे तो हमेशा याद रहेगी, कोई भी बहुभुज है, समबहुभुज बहुभुज कोई भी है, डजेंट मैटर। समबहुभुज में क्या होगा कि सभी जो है साइड सेम होंगी, तो यहाँ पर या फिर वो क्या होगा कि टोटल जो साइड्स हैं वो नंबर ऑफ सम होंगी। ठीक है, समबहुभुज में। तो यहाँ पर क्या है कि बहुभुज में ये जो आपका इंटीरियर एंगल है और ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। बस ये समझने की इंपॉर्टेंट बात है, 180 डिग्री इनका सम होगा, तो इससे आप क्या निकाल लोगे, इंटीरियर एंगल निकालोगे, क्योंकि फॉर्मूला इंटीरियर एंगल का होता है। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको 180 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपको दे रखा है एंगल, वो एक्सटीरियर एंगल का है 18 डिग्री। समबहुभुज का मतलब मैंने आपको बता दिया, समबहुभुज देखो, बहुभुज में क्या होगा, सारी साइड्स तो सेम होंगी, सबका मतलब यह है कि नंबर ऑफ जो साइड होंगी उनका जो वो जो नंबर है, लाइक वो 10, 12, 14, ठीक है, सब नंबर में होगा, इवन होगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है एक्सटीरियर एंगल दे रखा है कितना, 18 डिग्री। जब एक्सटीरियर एंगल 18 डिग्री है तो इंटीरियर एंगल निकालोगे 180 में सब्ट्रैक्ट करके, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा इंटीरियर प्लस के एक्सटीरियर इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 162 डिग्री। बस आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, 162 डिग्री इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा, n। अब देखो इसको कट करोगे ना तो इजीली ये कितनी बार चला जाएगा, ये 9 से 2 बार, 9 से कम 9, ये चला जाएगा 9 दूनी 18, 19, 20, ये 2, ये कितनी बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। ओके, और ये कितनी बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा। इजीली कर लोगे, 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार चला जाएगा, ये 10 बार चला जाएगा। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 9n इक्वल टू क्या हो गया, 10n माइनस के 10 दूनी 20। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई, वो आ गई 20। अगर वो ये नहीं भी बोलता समबहुभुज है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, n की वैल्यू को 20 ही आना था, तो ये 20 हो गई। अब n की वैल्यू 20 आ गई, यहाँ पर पुट कर दो, कितना हो जाएगा, 20 इंटू 17 अपॉन में कितना 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, डायगोनल्स कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए, 170 हो गए। तो इस जो वर्ड है ना, इस वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 11। एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और पिरामिड की ऊंचाई आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो क्वेश्चन को समझ लोगे ना तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा। ये आपका क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है और आप एक क्या बना रहे हो, पिरामिड बना रहे हो। ठीक है, एक आप पिरामिड बना रहे हो इस तरह से, और इस पिरामिड में आपको बेस दे रखा है कितना, वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक स्क्वायर, साइड का एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड की वैल्यू दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको पिरामिड की ऊंचाई, ये परपेंडिकुलर हाइट है ना, ये जो मिड पॉइंट से जा रही है वो कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। इसकी साइड की ये जो आप लेटरल हाइट मत मानना कि लेटरल हाइट को आप 3 मान लो, लेटरल हाइट कभी भी 3 नहीं होगी क्योंकि इसमें सिंपल हाइट का बोला है। तो वो हाइट होगी इसकी परपेंडिकुलर हाइट जो है वो मिड पॉइंट से
हम टॉप जो चोटी है उसको कनेक्ट करेंगे, तब जो हाइट निकल कर आएगी वो होगी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें नीचे वाले का क्षेत्रफल और ये 4 फलक हैं, 1 2 इधर साइड से भी और एक इधर साइड से भी, एक इधर साइड से और एक इधर साइड, तो 4 जो फलक हैं उनका टोटल एरिया प्लस के नीचे का जो जमीन का एरिया वो लेना है, और इन सब का एरिया मिलाकर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करता तो हम ये चारों का एरिया ले लेते और नीचे का एरिया छोड़ देते, तो वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला तो सिंपल है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो नीचे वाले का एरिया क्या हो जाएगा 8 × 64, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो गया बेस एरिया। ठीक है, ये तो बेस का हो गया। फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूले को करने में क्या है, लिखने में बहुत समस्या होती है, तो बजाय इसके प्रैक्टिकल रूप से समझ लो इस चीज़ों को। बाकी आपको त्रिभुज और स्क्वायर के फॉर्मूले तो पता ही है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि देखो ये अगर ये फलक है इस साइड वाला, ठीक है, ये फलक है और आपको इसकी हाइट दे रखी है कितनी, ये हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये 3 दे रखी है। ओके, और ये जो विड्थ है या ये जो बेस की साइड है वो दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है। तो इसके मिड पॉइंट से अगर मैं इसको कनेक्ट करूँगा ना, इसके मिड पॉइंट से इसको कनेक्ट किया जाए, इसका कारण क्या है, क्योंकि हमें ये साइड नहीं पता है। अगर हमें ये साइड पता लग जाए ना तो बेस पता है, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं इस त्रिभुज का और गुणा 4 कर लेंगे तो हमें लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, बेस का एरिया जोड़ देंगे तो सिंपल सा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। टोटल जो सरफेस एरिया है वो हमें पता लग जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, नीचे जो मिड पॉइंट है इससे इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब हमें ये पता है कि 8 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हमें पता है। तो एक चीज़ देखो कि जब हम दूसरी साइड का बनाएंगे, ठीक है, दूसरी साइड का बनाएंगे, ओके, थोड़ा अजीब सा बन रहा है, दूसरी साइड का बनाएंगे तो यहाँ पर दूसरी साइड का बनाने में इस पॉइंट से भी इसको कनेक्ट करेंगे और आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो है ना ये कितनी है, इसकी चौड़ाई, इसकी भी 8 है। तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ से 4 सेंटीमीटर के पॉइंट से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये भी कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल ये कितना है 8 है, ये टोटल कितना है 8। तो जब ये टोटल 8 है ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हो जाएगा 4। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, वेट, इसको ऐसे लिखें, यहाँ से यहाँ तक का 4, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। ये 3 है, ये 4 है, तो अब इसके देखो इसके साथ मिला दो इसको, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो हमें इस पूरे ये त्रिभुज जो है, जो लेटा हुआ त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमें ये मिड वाली जो हाइट है ना इसकी ये पता लगी, ये कितनी है 5, और ये पूरा कितना है 8 है। बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 1/2, आधार कितना है 8, ऊंचाई कितनी है 5, तो कितना हो गया 20 हो गया, 20 एक का है, चारों का कितना हो गया 80 हो गया, 80 जोड़ दो कितना आ जाएगा इसका आंसर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूले की यूज़ नहीं करना है, सिंपल अगर आप प्रैक्टिकल रूप से सोचोगे ना तो त्रिभुज और स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनके फॉर्मूलों से ही आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 12, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वो दे रखा आपको 196 625, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, मतलब कि a1 स्क्वायर अपॉन में a2 स्क्वायर दे रखा है आपको 196 अपॉन में 625। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का आपको रेशियो पता करना है, तो अंडर रूट ले लो, कितना आ जाएगा 14 का 196 का 14 या 625 का कितना आ जाएगा 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या का एक अर्धगोलीय कटोरा द्रव से भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है, तो प्याला खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पर बात हो रही है पानी की, तो पानी की बात हो रही है तो हम वॉल्यूम से काम चलाएंगे ना कि एरिया से। अब आपको ये पता करना है कि इस अर्धगोलीय कटोरे का आयतन क्या हो सकता है, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 18 सेंटीमीटर और आपको बाह्य त्रिज्या से कोई मतलब तो
है नहीं, सिंपल सी बात है। द्रव की बात कर रहे हैं तो आंतरिक त्रिज्या से ही मतलब है, हमें बाहरी त्रिज्या से कोई मतलब नहीं है कि बाहरी त्रिज्या देगा तभी हमारा काम चलेगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका आयतन क्या होगा। देखो आयतन क्या होता है, जस्ट डिवाइड हो जाता है, जितने पार्ट में डिवाइड करोगे उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो पहली बात तो आयतन टोटल एक स्पेयर का क्या होगा, एक पूरे गोले का क्या होगा, वो होगा 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन वही आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका भी क्या कर दो, आधा कर दो, तो ये इसका आयतन आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर 18 की आर की जगह पर क्या है, 18 है, और पाई की जगह पर क्या लिख देंगे हम, 22/7 लिख देंगे, 18 और 22/7। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर बोला है इसने कि इस द्रव को हमें एक बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। बेलनाकार बोतल कैसी होती हैं, ऐसी होंगी बेलनाकार बोतल। अब इसका आयतन क्या होगा, नीचे क्या है, नीचे है सर्किल, तो सर्किल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और कितनी हाइट तक ले जा रहे हैं इसको, एच हाइट तक ले जा रहे हैं, तो इंटू एच। तो यहाँ पर कितनी बोतल चाहिए, मान लो कि एन बोतल चाहिए। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है आपको 3 दे रखी है, तो 3 × 3, और ऊंचाई कितनी दे रखी है वो 6 दे रखी है। तो हमें बोतल चाहिए एन, तो 22/7 से 22/7 कट गया, 6×18 से 6×18 कट गया, 3 से कितनी बार कट गया, 3 से 6 बार कट गया, और 3 से अगेन ये 2 बार कट गया, और 2 से ये 2 कट गया। तो 18 चौक 72 क्या हो गई, टोटल हमें बेलनाकार बोतलें चाहिए, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप की बोतलें 72 चाहिए होंगी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, सुरेश, दिनेश और रमेश 3:6:8 के अनुपात में धनराशि का निवेश कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट रेशियो है ए, बी और सी का, कितना है 3, 6 और 8 का। इसने बोला है कि निवेश में 5%, 15% और 20% का वृद्धि करने पर इंक्रीज किया है इसने अपने निवेश को, इन्वेस्टमेंट को। इसके बाद इसने बोला है कि एक वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। देखो सेम टाइम के लिए लगा रहे हैं, ऐसा अनुमान किया है उन्होंने कि 1 साल तक उन्होंने लगाया था, फ्रॉम स्टार्टिंग से दोनों तीनों साथ में है, और 1 साल तक लगाया है। अब देखो 5% इंक्रीज करोगे 3 का तो पॉइंटों में जाएगा, इससे बढ़िया है कि इन सब में आगे 2 जीरो ऐड कर लो, फर्क तो कोई पड़ने वाला नहीं है कि तीनों रेशियो में। 5% इसका ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 315, इसका 15% ऐड करोगे तो 15 × 90 690, और इसका 20% इंक्रीज करोगे तो 8 दूनी 16 यानी 960। अब आपसे पूछा लाभ का अनुपात क्या होगा, जस्ट इसका डिवाइड कर दो, सिंपल से क्या है, रेशियो क्या कर दो, इंक्रीज रेशियो कर दो। रेशियो करोगे तो देखो 3 से 3 × 5 = 15, और 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6। अगेन क्या कर दो, अगेन 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 5 × 5, 5 चौक 20, 5 × 30, और 5 × 30, 5 चौक 20। तो कितना आ गया 21, 46, 64, इसका राइट आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर व्यंजक का मान पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन में 2 तरह के बनते हैं टाइप। अगर आपको ऐसे दिया हो प्लस के √20 प्लस के ऐसे डैश करके तब, और माइनस दिया हो तब क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके आपको फैक्टर करना है, क्योंकि ये चीज़ क्या सभी में कॉमन आ रही है ना, तो ये चीज़ सब में कॉमन आ रही है, तो इसका फैक्टर करो 5 × 4, 5 चौक 20। फैक्टर कैसे होंगे, लगातार वाले फैक्टर होंगे, 4 5 3 4 2 3 1 2, तो ये फैक्टर हो रहे हैं। और माइनस आपको दे रखा है तो छोटा वाला संख्या आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्लस दे रखा है तो 5 × 4 में बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर यहाँ पर आपको 30 दिया होता तो 6 × 5 = 30 की जगह 5 आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो जैसे भी समझना है वैसे समझ सकते हो। बाकी प्रैक्टिकल मेथड ये है कि दोनों तरफ एक बार x मान लो, दोनों तरफ क्या ले लो, इसको आप x मान लो और इसको भी आप x मान लो, तो क्वेश्चन थोड़ा करने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर करते ही रहो। छोड़ दिया बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 प्रत्याशियों में चुनाव लड़ा गया, उनमें से एक को 64% जो है वो वोट मिले, और वो 434 वोट से क्या हो गया, जीत गया। तो कुल पड़े गए मतों की संख्या पूछ रहा है क्या होगा। देखो एक है ए और एक है बी। ए को मिले 64% वोट, तो जाहिर सी बात है बी को जो वोट मिले होंगे वो 36% मिले होंगे, क्योंकि रेस्ट वोट जो है वो बी को होंगे। टोटल 100% ही वोट मिल सकते हैं, और ऐसा भी नहीं दे रखा है कि कहीं वोट बेकार हो गए। इसके बाद इसने बोला कि 434 वोट से जीत गया। अब देखो डिफरेंस देखोगे ना, तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज तो यहाँ पर आपको डिफरेंस कितना दिखेगा, यहाँ पर सिंपल सा 8 और 2,
ठीक है, 28% आपको डिफरेंस दिखेगा। 28% डिफरेंस है, जो कि एक्चुअल में किसके बराबर है, 434 के बराबर है। और आपसे पूछा 100 की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले एक की निकालो, 1% की वैल्यू क्या होगी, 434 अपॉन में 28। तो आपसे पूछा है 100 की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 से 7 बार, 4 से कितना हो जाएगा 25 टाइम्स, ओके। और 7 से कट गया ये कितनी बार, 7 5 35, 7 6 42, 7 दूनी 14, तो 25 इंटू 62, 25 का 150, तो ऑन एवरेज जो आ रहा है वो आंसर यही आएगा 1550। कैलकुलेट कर सकते हो गुणा करके इजीली। इस क्वेश्चन में बोला है कमरे की चौड़ाई b उसकी ऊंचाई की दुगनी और उसकी लंबाई की आधी है। एक कमरे की चौड़ाई b उसकी ऊंचाई की दुगनी, देखो ये कमरा है और आप इस तरह से मान सकते हो इसको, ताकि दिखे कमरा सा कुछ। यहाँ पर आपको क्या है, ये जो नीचे वाली साइड है ना, नीचे वाली साइड को आप मान लो कि नीचे का बेस है, और ये ऊपर वाला जो है ये वाला छत है, और ये जो है ये हाइट मान लो आप। तो ये बोल रहा है कि चौड़ाई जो है ना वो b है, और इस चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी है, ऊंचाई की दुगनी। तो आप ये मानो कि ऊंचाई अगर b/2 होती, ठीक है, ये आपको कैसे दिख रहा होगा, इसको दिखाने का दूसरा तरीका देखो। ये एक कमरा है जिसमें इसको बेस मान लो आप, ठीक है, इसको आप बेस मान लो, ये बेस हो गया पूरा कंप्लीटली। इजीली आप इसको क्या कर रहे हो, इमेजिनेशन में ले पाओगे। और ये जो आप देख रहे हो ऊपर जो है ना, पिंक में देख लो, पिंक में इसको आप छत मान लो, ठीक है, ये आप क्या मान लो, रूफ मान लो, तो ये रूफ हो गई। अब यहाँ पर ये वॉल हो गई, सिंपल सी बात है, वॉल हो गई। और ये जो है ना, ये पर्टिकुलर ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये आपको हाइट दिख जाएगी, तो ये इमेजिन करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जब आप ये देखोगे, बोला है कि इसने कि चौड़ाई जो है वो b है, ये आपने चौड़ाई मान ली, ये कितनी है b, तो ये चौड़ाई जो है वो b है, उसकी ऊंचाई की दुगनी है। तो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या मानोगे फिर आप, b/2 हो जाएगी, ऊंचाई की दुगनी तभी तो होगी चौड़ाई। जब ऊंचाई b/2 होगी तो उसका दुगना कितना करेंगे हम, b करेंगे, तो b क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। और लंबाई की आधी है, तो इसका मतलब लंबाई क्या रही होगी, लंबाई इसकी 2b रही होगी, तो लंबाई का आधा करोगे तभी चौड़ाई आ जाएगी b। तो कमरे के सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखो कमरे का सबसे बड़ा विकर्ण जो होगा ना, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट को जब हम कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से जब इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे ना, तो ये जो विकर्ण आएगा वो सबसे बड़ा विकर्ण होगा। इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो कमरे का सेकंड छोटा विकर्ण होगा, ठीक है, सेकंड बड़ा विकर्ण होगा। सबसे बड़ा विकर्ण क्या होगा, इस लेफ्ट डाउन कॉर्नर से यहाँ अपर जो कॉर्नर है राइट वाला, उसको कनेक्ट कर दोगे तो सबसे बड़ी होगी। अब इसको तरीके से करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज सबसे बढ़िया मेथड है कि अंडर रूट में l² प्लस के b² प्लस के h² ले लो। ये क्या होगा, सबसे बड़ा विकर्ण होगा उस घन के लिए। तो यहाँ पर l कितना है, 4b², और चौड़ाई कितनी, b², ऊंचाई कितनी, b²/4, तो कितना हो गया 5b² और 5 20 और 21b², ये पूरा अंडर रूट ही चल रहा है, b² अपॉन में 4 का अंडर रूट। तो सिंपल सा सॉल्व करने पर कितना आ गया, b/2 अंडर रूट में 21, तो √21 अपॉन में 2 इंटू b। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 7 घंटे में तय करती है। देखो प्रतिकूल अनुकूल का मतलब ये है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ये तो क्या हो गया, अप स्ट्रीम हो गया, और ये क्या होगा, अनुकूल का मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम हो गया। अब इसका बेसिक मतलब समझ लो, बेसिकली मतलब क्या है कि जब नदी इस तरह से बह रही है, इस डायरेक्शन में बह रही है, और नाव आप इस डायरेक्शन में चला रहे हो, ठीक है, एक नाव चला रहे हो आप इस डायरेक्शन में, तो जब आप नाव इस डायरेक्शन में चलाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा स्पीड लेनी पड़ेगी अगर आपको नदी से पार करना है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम या फिर प्रतिकूल, ठीक है, अप स्ट्रीम बोलते हैं इसको। और अगर सेम डायरेक्शन में आप नाव जा रही है और सेम डायरेक्शन में ही आपका वाटर फ्लो है, तो नाव की स्पीड बढ़ जाएगी, ऑब्वियस बात है। तो नाव की स्पीड बढ़ जाएगी तो x + y हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, x - की y होगी, जहाँ पर x क्या है, वो नाव की स्पीड है, ओके। तो नाव की स्पीड बढ़ जाएगी अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम,
जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुकूल। ओके, यहाँ तक बात हो गई। अब इसमें आप देखो कि इसने बोला है कि प्रतिकूल अनुकूल में 35 किलोमीटर 2 घंटे से तय करती है। तो अनुकूल का मतलब एक्स प्लस वाई स्पीड जो होगी वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो कितना होगा 35/2। और इसने वो प्रतिकूल टाइम में जो है वो कितना कितना टाइम लेती है, 7 घंटे लेती है, सेम डिस्टेंस 35/7। तो ये कितना आ गया 17.5, और ये कितना हो गया 7×5 = 35। तो आपसे पूछा है कि x की वैल्यू बतानी, सॉल्व करके x की वैल्यू इजीली बता सकते हो। कैलकुलेट करने में क्या है, x प्लस वाई आपको 17.5 दे रखा है, x माइनस वाई आपको 5 दे रखा है, बस कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, 11.25 आ जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 19, ये बोला है कि कोई फिक्स प्रिंसिपल है और उसमें 8 साल में 21% से जो भी हमें साधारण ब्याज मिल रही है उसी राशि पर 21 साल में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा। तो कोई भी प्रिंसिपल है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 दे रखा है आपको 21%, और आपसे टाइम 1 दे रखा है, वो कितना दे रखा है 8 ईयर दे रखा है, और आपसे सिंपल इंटरेस्ट वो यहाँ पर कैलकुलेट करवा रहा है। सेम चीज़ सेम प्रिंसिपल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी क्या है, सेम है, ठीक है, वो भी क्या दे रखा है, सेम दे रखा है 21%। लेकिन यहाँ पर जो टाइम है ना वो चेंज कर रखा है, वो दे रखा है आपको 21 ईयर। तो डेफिनेटली है जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी चेंज हो जाएगा, वो बस इन दोनों में अनुपात चाह रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में अनुपात के लिए आपको पता है कि ऐसा ही जो है ना सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100 होता है। तो यहाँ पर जब P सेम है, R सेम है, 100 सेम है, तो बच गया क्या, T बच गया। तो T बच गया, जो T का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। तो SI1/SI2 इक्वल टू क्या, T1/T2। तो वो कितना हो जाएगा 8/21। सिंपल से इन दोनों का रेशियो करना, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी है। सिंप्लीफाई करना इसमें एक ही तरीका लग रहा है, वो ये है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है a² माइनस की b² का। सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा। बस यहाँ पर यही लग रहा है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्या बन गया, 1 माइनस के x²। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 4। इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 8। इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 16। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और BC संबंधित वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले क्या कर लो, BC को बना लो। BC बना लिया आपने, ये BC हो गया वृत्त का व्यास, और एक आपने एक सर्किल बना लिया जो वृत्त के व्यास से कनेक्टेड है। और यहाँ पर आपको बोला गया था कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये A बना लो, A से इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है, और यहाँ पर C बना लो, D बना लो। तो ये हो गया ये ABC और D यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो इसको जो है इस तरह से कनेक्ट कर लो ताकि दिखे कि ये चक्रीय चतुर्भुज था। तो ABCD ये हो गया एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब जिसके चारों पॉइंट एक सर्किल पर टच करते हो, डजेंट मैटर कि उनमें से कोई व्यास हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने बोला इसलिए हमने व्यास बना दिया। तो ये सेंटर पॉइंट है जहाँ पर O है, BO जो है वो आपकी एक रेडियस है जिस पर A और D पर स्थित है, ठीक है। इसने बोला है BCA 90 डिग्री है, BCA 19 डिग्री, BCA यानी कि ये जब आप बनाओगे तो ये बोला है इसने 90 डिग्री, यानी कि ये 19 डिग्री है। इजीली दिख रहा होगा आपको, ये 19 डिग्री है। इसके बाद इसने बोला CAD यानी कि ये जो एंगल है वो आपको दे रखा है कितना, 32 डिग्री। इसके बाद ACD आपसे पूछा है, यानी कि ये एंगल आपसे पूछा है, ये वाला एंगल, ओके, ये वाला एंगल आपसे क्वेश्चन किया है। अब देखो इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाना है ना, तो ऐसा कर लो, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ये A हो गया, सॉरी ये B हो गया, और ये A हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। यहाँ पर आपको बोला है इसने ये कनेक्ट करने के लिए, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया।
ये आपसे 19 डिग्री बोला था, ये आपसे पूछा है इसने, और ये आपको 32 डिग्री दिया था इसने। ठीक है, अब देखो एक काम की बात ये है कि जब आप किसी व्यास पर, चक्रीय चतुर्भुज में जब किसी व्यास पर किसी पॉइंट से कनेक्ट करते हो, त्रिभुज बनाते हो व्यास पर, तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है वो हमेशा। यानी कि व्यास से जब हम किसी पॉइंट को टच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जैसे BC से हमने A को कनेक्ट किया, तो इसका मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये बात हमें क्लियर रखनी होगी। अब इसके बाद दूसरी बात चक्रीय चतुर्भुज में क्या होती है कि जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं, लाइक एंगल A और एंगल C, इनका जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। सेम एंगल D प्लस के एंगल B, इनका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपको पता है कि एंगल A जो है ना, वो एंगल A कितना है, ये आपका 90 है, तो यहाँ पर एंगल A मिलाकर कितना हो गया, ये पूरा कितना होगा, 9 3 12, 122 डिग्री हो गया। तो जब ये 122 डिग्री हो गया तो सिंपल सी बात है, एंगल C हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 180 में से 122 घटा देंगे तो कितना निकलेगा, 58 डिग्री निकलेगा। और 58 डिग्री ये पूरा है, तो उसमें से 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 डिग्री। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 22, वो एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को छोड़ कर गए थे और आंसर ही नहीं करके आए हैं। ये कह रहा है कि A 7 में से 5 बार सच बोलता है, ट्रू बोल रहा है, कितनी बार, 7 में से 5 बार। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी सच बोलने की, वो 5 में से 7 होगी, यानी वो सॉरी 7 में से 5 होगी, मतलब 5/7। इसके बाद इसने बोला कि B 9 में से 8 बार सच बोलता है। ये तो A की प्रायिकता है, B की सच बोलने की प्रायिकता क्या होगी, वो होगी 8/9। इसके बाद इसने बोला 9 में से 8 बार सच बोलता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वे एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे। जब खंडन तब होगा जब A सच बोले और B झूठ बोले। ठीक है, और दूसरा खंडन कब होगा, जब B सच बोले और A झूठ बोले, तब खंडन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये पता करना है कि A के सच बोलने की प्रायिकता क्या है, वो 5/7, और झूठ बोलने की प्रायिकता क्या है, वो है 2/7, क्योंकि टोटल प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। तो जब 1 में से 5/7 को उठाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2/7। सेम चीज़ यहाँ पर B के झूठ बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/9। अब देखो कॉम्बिनेशन क्या बैठाना है कि जब A सच बोल रहा हो, ठीक है, तो इसका मतलब प्रायिकता क्या, 5/7। उस कंडीशन में B जो है वो झूठ बोले। ठीक है, एक तो ये होगी। दूसरा क्या हो जाएगी, दूसरा हो जाएगी जब B सच बोले, उस कंडीशन में क्या करे, A झूठ बोले, तो 2/7। अब या तो ये हो या फिर ये हो, दोनों कंडीशन में क्या होगा, बात का खंडन हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो, दोनों को टोटल कर लो, तो कितना हो गया, 7 9 63 आ गया, 63। तो 5 8 दूनी 16, 21। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों ही एक दूसरे की बात का अगर खंडन करते हैं तो उस कंडीशन में प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/3। और ध्यान रखना है प्रायिकता कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये कह रहा है कि 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखो ये कोई मान लो आप मीनार, ठीक है, और ये है एक खंबा, क्योंकि खंबा छोटा होगा मीनार लंबी होगी, और इसने बोला है, यहाँ पर बोला है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी मीनार का जो शीर्ष है ना वो ऊपर है। तो उसने ये बोला है कि अगर ये खंबा है तो खंबा अगर मीनार को देखता है तो वो 60 डिग्री पर देख रहा है, वो ये बोल रहा है। और 17.75 मीटर क्या ऊंचा है, ये खंबा ऊंचा है। यदि मीनार की ऊंचाई इतनी है 57.75, अब देखो टोटल ऊंचाई 57.75 है, यहाँ तक कि आपको पता ही है 17.75 है, आपको करस्पॉन्डिंग जो साथ में आपको पैरेलली एक खंबा दिखाई दे रहा है वो 17.75 का है। तो डेफिनेटली ये जो बची कुची हाइट है ना, ये कितनी की होगी, 40 की होगी, ईमानदारी वाली बात है। तो इसके बाद इसने बोला है कि खंबे के आधार से मीनार के आधार की दूरी कितनी होगी, यानी ये आपको डिस्टेंस जो है ये पूछिए। और एक खास बात देखोगे ना तो यही पैरेलल डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिखेगी। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, tan का फॉर्मूला लगाना है, tan 60 डिग्री का होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 40, बेस कितना है d, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है √3। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 40 अपॉन में
√3 की वैल्यू क्या आ गई, t आ गई। इसको आप ये लिख सकते हो क्योंकि इसको √3 से √3 काटोगे तो यहाँ √3 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला है कि 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किलो की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलो है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। अब देखो, वैसे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे कि A, B, C ये 3 लोग हैं और इन तीनों का वजन मान लो कुछ भी एवरेज रहा हो x। अब क्या किया है, एक कोई व्यक्ति है 100 किलो वजन का, कोई भी मान लो, इसमें से क्या फ़र्क पड़ना है, 100 किलो वजन का एक व्यक्ति है और उसकी जगह पर कोई नया व्यक्ति लेके आए। ठीक है, हमें नहीं पता वो कितने किलो का है, लेकिन नया व्यक्ति लेके आए और उस व्यक्ति के साथ बी और सी का तो वजन सेम ही है। तो जब लेके आए तो वजन में जो है एवरेज में 4 की वृद्धि हो गई। 4 की वृद्धि का मतलब पता है क्या है, 4 की वृद्धि एवरेज का मतलब ये कि इसमें भी 4 बढ़ गया, इसमें भी 4 बढ़ गया और इसमें भी 4 बढ़ गया। लेकिन वो किसके कारण से बढ़ा, इसके कारण से बढ़ा। तो इसका मतलब इनमें तो कोई चेंजेस हुआ नहीं, तो 4 और 4 8 और 4 12 की वृद्धि हुई सीधे सीधे इसमें, और इसमें 12 की वृद्धि हुई। तो इसका मतलब इस आदमी का वजन कितना रहा होगा, नए व्यक्ति का 112 किलोग्राम रहा होगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मानक विचलन पूछा है आपसे। मानक विचलन के लिए आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है और कुछ नहीं करना है आपको। फॉर्मूले में एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट वो है, आपसे पूछी जाएगी अर्थमेटिक मीन, या फिर आप कह सकते हो मीन। तो ये आपको मीन पता होना, निकालना आना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए मानक विचलन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो वो करते हैं सिग्मा से। सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो बोलते हैं हम प्रसरण। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को ही मानक विचलन बोला जाता है और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में n माइनस के x बार की पावर 2। अब देखो इसमें करना क्या है, बेसिकली देखो ये अंडर रूट है, ये पावर 2 है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है समझने के लिए। और सिग्मा क्या है, ये फंक्शन पर वर्क करता है सेम, या आपका मीन मोड मीडियन सेम वर्क करता है, यानी सेम इसकी यूनिट होती है। तो जब इसकी यूनिट हमें x चाहिए है तो इसके स्क्वायर को हम रूट से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये समझने की बात है। अब देखो इसमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है जो आपको नंबर दिए हैं 5, 3, 4 और 7। इसके ये है आपके एक्स, इंडिविजुअल सीरीज के मान है। तो जब आप इसका एक्स स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 25, 9, ये 16, ये 49। सबका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ये सबका सम करके कितना मिल रहा है, 9 और 16 कितना हो गया, 25 हो गया, 25 25 50 और 99। तो ये कितना आ गया इसका मान, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सबका जितना भी एक्स स्क्वायर है उनका सम। तो ये सम कितना आ गया इसका, 99। तो 99 अपॉन में संख्या कितनी है टोटल, 4 माइनस के, अब देखो एक्स बार कितना आएगा, इन सब का सम कितना हो गया 19 बाई टोटल संख्या कितनी है 4, तो कितना आ गया इसका 4.75। तो 4.75 का क्या स्क्वायर अपॉन में, सॉरी कंप्लीट में अंडर रूट। इसको हमें सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। जब आप 4.75 का यहाँ पर स्क्वायर करके और 99/4 से घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट लेने पर जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जनरली हम क्या करते हैं कि इन क्वेश्चन में थोड़े कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। 4.75 का आप मल्टीप्लाई कर लोगे 4.75 से ना, देखो ये तो कितना आ गया, ये तो आ गया 24.75 आ गया। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 24.75, और 4.75 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 22.5 समथिंग कुछ आएगा, अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया 2.25 आ गया। ठीक है, ये अप्रॉक्सिमेशन चल रहा है अभी, एग्जैक्ट वैल्यू तो इसकी लगभग कुछ और आगे आएगी। तो 2.25, अब देखो 225 किसका अंडर रूट होता है, 15 का होता है, और 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर हम 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1.5 लगभग इसका आंसर होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दे रखा है नियर बाई। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है कि रीवा के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। बकरियों के पहली बात तो 4 पैर होते हैं और मुर्गियों के होते हैं 2 पैर। जानवरों के सिरों की संख्या आपको दे रखी है 100 और जानवर के पैरों की संख्या आपको दे रखी है, वो दे रखी है 348। तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं। देखो इन क्वेश्चंस को जनरली ऑप्शन से कर लो, ज़्यादा बेटर रहता है। 74 अगर आपकी बकरियां हैं तो बकरियों के सिर तो कितने हो जाएंगे,
ये तो हो गए हेड की संख्या और ये हो गई लेग की संख्या। तो लेग तो हो गए 74 और वो सॉरी हेड हो गए 74 और लेग कितने हो जाएंगे, ये कितनी है, बकरी है ना, तो 4 चौक 16, 1 4 सट्टे 28 और 296। अब रेस्ट जो बच गई वो क्या होंगी, वो मुर्गियाँ होंगी। तो मुर्गियों के हेड तो वही होंगे 26। तो अगर इसकी हम बात करें दुगना कर दें 26 इंटू 2, ये क्या हो गया 52 हो गया। तो 6 और 2 8, 9 और 6 9 5 14, तो 348 कितने हो गए टोटल हो गए लेग्स। तो ये सही बैठ रहा है, टोटल लेग्स कितने हो गए 348 और टोटल जो हेड है वो कितने हो गए 100, अगर रीवा के पास 74 क्या हुई गॉट हुई तो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 27, सिंपल से एक फॉर्मूला है जो आप अगर जानते हो तो कर पाओगे, नहीं जानते तो इसको सिंप्लीफाई करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब ये फॉर्मूला फिक्स है ना तो इसकी जगह पर कोई नहीं ले सकता। साइन की जगह पर ऐसा नहीं आप कॉस कर दो या वो कॉसेक कर दो, और कॉस की जगह पर आप सेक कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब ये फॉर्मूला सही है ना तो इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। और इसने पूछा है गलत का ही चयन करना है हमें, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके साथ एक होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे भी समझने वाली बात ये कि टेन की जगह पर आप कॉसेक कर दोगे या टेन की जगह पर सेक कर दोगे और सेक की जगह पर कॉसेक कर दोगे या टेन कर दोगे, तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको एक चीज़ पता है ना तो दूसरी चीज़ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ पता होना जरूरी है और तीनों फॉर्मूले आप याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन इजीली सही हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 ये बोला है कि एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। इमारत की ऊंचाई क्या है, तो इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर, इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। तो यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है ना वो 70 मीटर है और ये बोला है कि ये जो एंगल है ना वो 60 डिग्री है। तो इसकी हाइट पूछिए, तो सेम निकाल दो tan थीटा tan 60 डिग्री इक्वल टू हाइट अपॉन में बेस। तो कितना हो गया, h कितनी आ गई 70√3। एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड दो क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में, ऐसा बहुत जनरली कम आता है, बट आपको पता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। एक कार के अंकित मूल्य पर इतने % की छूट दी गई है, तो एकल छूट के समतुल्य मतलब कितनी छूट हो जाएगी फाइनली। तो आप अगर करना चाहते हो इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक बात और, एक बच्चों को दिमाग में डाउट ये रहता है कि अगर हम 12% छूट ना देकर पहले 25% की दे दें तो सेम आंसर आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। छूट को पहले दो बाद में दो, डजेंट मैटर। तो आप पहले 25% की दे लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 25% की दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 750 रुपये की हो गई छूट, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो 12% की छूट दे दो। तो 12% की जब आपने इसमें छूट दी तो 12 × 60 कितना कट गए 6 और 12×7 = 90 रुपीज़ कट गए। तो जब 90 रुपीज़ कट करोगे तो कितना हो जाएंगे ये 760, ठीक है, 660 रुपीज़ हो गए। अब इसके बाद बच गए यहाँ पर 18% छूट, तो 18% कितना हो गया इसका 660 का 18% हो गया लगभग मल्टीप्लाई में जाएगा, पॉइंट में जाएगा तो 118.8 आएगा। तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 118.8, तो ये हो गए 660, 560 एंड 550, 541.2, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देखो कि ये 1000 से चला है, ठीक है, और लास्ट वैल्यू कितनी पड़ी है इसको, ये लास्ट वैल्यू पड़ी है 541.2 पड़ी है। तो कितना जो डिफरेंस आया यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितना था, तो वो था लगभग 4588 का 0.2 का 4588.2, इतने का डिफरेंस था, ठीक है, इतने का डिफरेंस रहा है। अब एक चीज़ देखो कि जब 1000 रुपये इतने का डिफरेंस रहा है, जब 1000 रुपये इतना डिस्काउंट हो गया है, फाइनल प्राइस क्या पड़ी, ये था इनिशियल प्राइस और ये प्राइस क्या पड़ी हमें फाइनल प्राइस पड़ी। डिस्काउंट लगा लोगों के, ये हमने डिस्काउंट लगा दिया तो इतना डिस्काउंट लगा के हमें फाइनल प्राइस क्या पड़ी 541.2 पड़ी, यानी 458.8 डिस्काउंट पड़ा हमें 1000 पे। तो हमें 100 पे कितना डिस्काउंट पड़ेगा, तो 2 0 से 2 0 कट गई और 0 से 1 पॉइंट खिसक के यहाँ आ गया, इतना डिस्काउंट हमें फाइनल पड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो गया।
और पूछता कितना फाइनल प्राइस पड़ी, तो आप बोलते 54.12, हमें इतना परसेंट फाइनल प्राइस मिलता। इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत जो है ना वो 32 है, और यदि दो संख्याएं 29 और 31 उसमें से हैं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो टोटल संख्याएं ए से लेके और फाइनल क्या है टी तक 20 हो गई ना। 20 संख्याओं का इनका औसत जो दे रखा था ना वो दे रखा है आपको कितना 32 दे रखा है। तो इन संख्याओं का जो सम होगा ना सबका वो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 20 का, तो 20 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 640। तो ए से लेके टी तक की 20 संख्याओं का जो सम है ना, हमें नहीं पता है कि वो लगातार हैं, होल नंबर हैं, नेचुरल नंबर है, डजेंट मैटर, और उसने बोला भी नहीं है तो आपको मानना भी नहीं है। तो 640 आपको टोटल पता है। अब उसमें से दो संख्या, एक संख्या आपको दे रखी है 29 और एक संख्या आपको दे रखी है कितनी 31। तो रेस्ट जो संख्या बच गई, ठीक है 18 संख्याएं बच गई, तो 18 संख्याओं का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, ए से लेके आर तक की संख्याओं का सम क्या होगा। अगर इसमें से हम 29 एंड 30 घटा दें, यानी कि टोटल मिला के 60 घटा दें, तो 580 सम हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि शेष जो संख्या है उनका औसत क्या होगा। तो टोटल कितनी संख्या 18 है, 18 का डिवाइड कर दो, 18 या 54, ठीक है बच के कितने 4, 40, 40, तो 18 दूनी 36, 2 एंड 2 अगेन, तो 32.22 इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। ये क्वेश्चन हमने लास्ट डे में छोड़ा था, तो इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ, और मुझे शिफ्ट में एक लास्ट क्वेश्चन छोड़ना था बट मैं भूल गया। कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई करना उस क्वेश्चन को खुद से करने की, बाद में फिर आपको नहीं बनता देन वीडियो देख लेना। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको छोड़ा था ताकि मैं आपसे आंसर जान पाऊँ। और इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सिंपल मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। पहला मेथड देखो, इसमें बोला है कि 40 लीटर दूध का एक कंटेनर है, जिसमें आपने क्या किया, यहाँ पर दूध ही है, फिक्स दूध है, कोई पानी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। इसमें से आपने 4 लीटर दूध निकाल लिया और 4 लीटर की जगह आपने पानी मिला दिया। अब ये 4 लीटर जो पानी मिलाया है ये दूध के साथ मिक्स होकर एक तरह से क्या बन जाएगा, दूध ही बन जाएगा। अब देन 40 लीटर का कंटेनर तो 40 का ही रहा। देन नेक्स्ट टाइम क्या किया आपने, उस पानी मिले दूध में फिर से 4 लीटर निकाला और आपने क्या फिर पानी मिला दिया, ठीक है। जो इसमें क्वांटिटी है वो तो फिक्स है, वो तो कितनी हो रही है 40 लीटर हो रही है, बट क्या हो रहा है कि पानी बढ़ता जा रहा है, और ऐसा उसने 2 बार और किया है। इसका मतलब टोटल जो है उसने कितनी बार इस प्रक्रिया को दोहराया है, 3 बार दोहराया है, ठीक है। तो ध्यान से एक बात समझने वाली बात है कि ये एक तरह से ऐसी प्रक्रिया है जैसी चक्रवर्ती ब्याज में होती है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज में मतलब जो आपने पहले पानी मिलाया उसमें से भी बाहर गया जब आपने 4 लीटर निकाला और उसकी जगह पे अगेन पानी डाला, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलती है। तो इस क्वेश्चन को आप वैसे कर सकते हो कि प्रिंसिपल आप मान सकते हो कितना 40, ओके। और यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4 लीटर 40 में कितना हो जाएगा 10%, ठीक है। इंटू 100 कर दो, इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा एक तरह से 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया। अब टाइम की बात करें तो एक बार तो ये निकाल लिया, 2 बार और कर रहा है तो उसका मतलब टाइम कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर आप सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो, कितना हो गया 40, 1 माइनस के 10% आर अपॉन में 100 की पावर कितना 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 40 गुणा ये कितना 1/10 9, तो 729 अपॉन में 1000। तो इसको सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 29.16 लीटर। ये हो गया आपका क्या, जो दूध उस कंटेनर में बचा है। ये तो हो गया पहला तरीका जिसको आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका देख लो, दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हो कि पहले मिल्क कितना था, ओके, और बाद में मिल्क कितना हुआ, ठीक है। आफ्टर मिक्सचर मिल्क कितना रहा। तो पहले मिल्क था आपका 40 और आफ्टर मिक्सचर मिल्क कितना था 36। एक तरह से देखा जाए तो 10:9 का था। फाइनल जो 4 लीटर तो पानी था ना, उसने 4 लीटर दूध निकाल के उसने पानी मिला दिया, तो एक्चुअल दूध तो कितना था 36 लीटर था। तो रेशियो देखोगे तो 10:9 का। अब इसी चीज को उसने 2 बार और रिपीट किया है। तो यहाँ पर बच्चे कुछ टाइम पर बच्ची कुछ जगह पर सेव कॉपी कर दो। अब उसको मतलब किससे है, इससे और इससे है। तो ये कितना हो गया 729 और ये कितना हो गया 1000।
अब देखो 1000 की वैल्यू आपको पता है कितना, 40 लीटर है। तो 40 लीटर है तो आपको बस क्या करना है, इस 729 लीटर 729 की वैल्यू निकालनी है, जो कि कितनी आ जाएगी, 29.16 आ जाएगी। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका वो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह मान लो प्रिंसिपल 40 लीटर हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया, और टाइम कितनी बार उसने इस प्रक्रिया को दोहराया है, 3 बार दोहराया है। 2 बार तो यहाँ पर दोहराया है, 2 बार और की गई है, उसने ये नहीं बोला है 2 बार की गई है टोटल, तो 2 बार और की गई बोला है, तो 2 + 1 3 टाइम्स हो गया। इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। गुड लक।